तो बच्चों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के इतिहास का द्वितीय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और आपको बता दें कि आपके सभी पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद उस पेपर को सॉल्यूशन आपको ये जो सभी पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए आप नीचे पिंड कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आपके पेपर सॉल्यूशन का अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपके बीए प्रथम वर्ष के इतिहास का द्वितीय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले। तो देख लेते पहले क्वेश्चन, फिर आपके पूरे आंसर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको पूछा गया पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। इसके के अर्थ में आपको पूछा गया धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के कार्यों का मूल्यांकन आपको करना है। आगे स्टूडेंट्स आपका देखिए दूसरा, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, वो पहले इंग्लैंड में ही क्यों आरंभ हुई। इसका अर्थ में आपको दिया हुआ है। देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में नवीन वर्गों के उदय की विवेचना कीजिए। इस तरीके से आपको पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका देखिए, थोड़ा आपको ब्लर नजर आ रहा होगा बट इसका आंसर हमने आपको पूरे जो अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों का वर्णन आपको करना है। इसके बाद आपको देखिए अथवे में आपको अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन पर एक टिप्पणी करना है। आगे आपको लिखना है देखिए चौथा नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण आपको समझाना है। दूसरा 1815 में विनय कांग्रेस पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने को कहा गया है। पांचवें में आपको स्टूडेंट्स बोला गया देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका आपको समझाना है। बिस्मार्क जो है आपकी जर्मनी के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। इसके बाद आपको जो इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन के कारण आपको परिणामों की विवेचना को करने को कहा गया। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं हम इनका पूरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पुनर्जागरण पूछा गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पुनर्जागरण आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पूरा आंसर देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, पूरा देख लेते हैं हम आंसर। देखिए पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं शताब्दी व और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को रोककर पूरा आंसर लिखना है इसका। आगे आपको लिखना देखिए इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक सीमित नहीं था बल्कि इस युग में कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। जी हाँ, आगे लिखना है आपको देखिए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसके परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे आपको लिखना देखिए पुनर्जागरण में क्वेश्चन नंबर 1 में पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्ययुग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जो है जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति के लिए सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वदा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श एवं आशा का संचार हुआ। जी हाँ, संचार हुआ। साहित्यिक, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज, राजनीति पर धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। जी हाँ, इस काल में आपका पुनर्जागरण का काल ही आपका है। इसके आगे लिखना है इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम की यूनान सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है आपको। और इसके बाद आपको देखिए इसमें देखिए कुस्तुमनिया का पतन का कारण लिखना है। 1453 ईस्वी में आपके उस्मानी तुर्कों ने आपकी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। आगे लिखना है आपको कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तुर्की की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण के लिए आए। उन्होंने लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर जो है आकर्षित किया। उसके बाद आपको लिखना है इसका आंसर। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यह जिज्ञासा रेनेसांस इन यूरोप की आत्मा थी। देखिए कुस्तुमुनिया के पतन के कारण एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार एक स्थल मार्ग बंद हो गया। आगे आपको लिखना है देखिए जल मार्ग से
पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैल्कन जैसे जो है आपके साइंटिस्ट अनेक देशों का पता लगाया। जी हाँ, इस तरीके से आपको जो है ये विदेशी आपके जो आपके फॉरेन वाले हैं, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका यहाँ पर पता लगाया तक लिख लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा गया। देखिए औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, तो देख लेते हैं पूरा आंसर। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। इसके आगे लिखना, इसी औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। जी आपको यहाँ से लेकर पूरा आपको स्टार्ट करना है। ये देखिए पूरा आपको इस तरीके से लिखना है। आगे यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले देखिए अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री व रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में 1844 में किया। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपका देखिए आपका इस चित्र है, ये आपका वाष्पींजन आपकी औद्योगिक क्रांति था, उसका जो है आपका ये प्रतीक था। तो इस तरीके से आपको देख लेना है, आपको ये समझ लेना है, ना ही आपको इसका चित्र बनाना है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपको लिखना है औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। रोजगार, निवेश की पूंजी और उत्पादित माल का मूल्य आदि की दृष्टि से वस्त्र की उद्योग औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रमुख उद्योग था। आगे लिखना है वस्त्र उद्योग में ही सबसे पहले उत्पादन की भूमिका आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीकें आईं और शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है कोयले को जलाकर बने भाप की शक्ति का उपयोग होने लगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना देखिए शक्ति चालित मशीनों विशेषकर वस्त्र उद्योग के आने से उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। 19वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। जी हाँ, आपको आगे लिखना है इसके परिणाम स्वरूप दूसरे उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण को गति मिली। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको 19वीं शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैल गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखिए इसको इस तरीके से लिखना है अलग अलग इतिहासकार औद्योगिक क्रांति की समयावधि अलग अलग मानते नजर आते हैं और इसके समाज पर प्रभाव के विषय में भी मैतक के नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे क्रांति मानने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, कुछ इतिहासकार इसे क्रांति नहीं मानते हैं। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको अनेक विचारकों का मत है कि गुलाम देशों के स्रोतों के शोषण और लूट के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं होती है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए पूंजी अति आवश्यक चीज़ है और वह उस भारत की आदि गुलाम की देशों के संसाधन के शोषण से प्राप्त की गई है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है पूरा लिख लेना है। और औद्योगिक क्रांति के आपके प्रमुख कारण क्या थे, आपको देखिए ये इस तरीके से पूरा लिखना है। इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। आगे लिखना है आपको औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण। देखिए आपके औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या है देख लेते हैं। तो देखिए हालांकि 18वीं सदी जनसंख्या, खनिजों, संसाधन आदि की दृष्टि से फ्रांस इंग्लैंड से काफ़ी अधिक आगे था, लेकिन फिर भी इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जिसके कारण प्रमुख थे। तो ये आपको निम्न कारण लिख लेना। इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए इंग्लैंड के चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश होने के कारण यहाँ बंदरगाहों का विकास हुआ तथा आवागमन की सुविधाओं को बढ़ाने से व्यापार के लिए अनुकूल माहौल तैयार होने लगा। इसके बाद आपको आगे लिखना देखिए अनुकूल जलवायु, कोयला तथा लोहे की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुंच हेतु नदियों की उपलब्धता आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। आगे आपको देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के एसवे का आंसर हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के एसवे का आंसर लिखना है। जॉर्ज वाशिंगटन, जी हाँ, आपको जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए पूरा हम लिख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए पहले मैं आपको लिखना है जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 1732 में वर्जीनिया के ब्रिटिश उपनिवेश में हुआ था। वाशिंगटन ने अपने शुरुआती सालों में वर्जीनिया में एक खेत में बिताया और जल्दी भूमि का सर्वेक्षण करने की कौशल हासिल करेंगे, जो बाद में सैन्य करियर में बहुत उपयोगी साबित होंगे। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए 1753 में ओहियो देश में जो वाशिंगटन की सैन्य सेवा शुरू हुई। आगे लिखना है आपको देखिए वाशिंगटन के पहले आदेशों में एक ओहियो नदी घाटी से फ्रांसीसी को हटाना था। वाशिंगटन ने अपनी पहली सैन्य भागीदारी में प्रवेश किया
और एक मूल अमेरिकी प्रमुख को समर्पण फ्रांसीसी कप्तान को निष्पादित करने की गंभीर गलती की। इसके आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको युद्ध के नियम बताते हैं कि यह कार्रवाई एक युद्ध अपराध थी और यह कार्रवाई एक स्पार्क बन जाएगी जो फ्रेंच और भारतीय युद्ध शुरू हुई थी। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको देखिए युद्ध के दौरान वाशिंगटन ने अपने ब्रिटिश कमांडरों से सैन्य रणनीति के बारे में एक बड़ा सौदा सीखा था जो अंततः अमेरिकी क्रांति के दौरान उनके खिलाफ उपयोग की जाएगी। जी हाँ, आपको स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखना। आगे आपको लिखना देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर है आपके फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन को कर्ज का एक बड़ा स्तर का सामना करना पड़ा था। आगे लिखना इस ऋण का भुगतान करने के लिए ब्रिटेन ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ करों की अपनी कुख्यात श्रृंखला जारी की। कई अमेरिका उपनिवेशवादियों की तरह वाशिंगटन ने ब्रिटिश कराधान का विरोध किया और जल्द उनमें से एक लोकप्रिय और मुखर प्रतिद्वंदी बन गया। वाशिंगटन को औपनिवेशिक सेना के जनरल और कमांडर इन चीफ के रूप में चुना गया। जी हाँ, आगे लिखना आपको देखिए स्टूडेंट्स देखिए इसमें वाशिंगटन को पूरे युद्ध में दोनों जीत और पराजय से मुलाकात की गई थी, लेकिन उनकी पीड़ा और प्राकृतिक नेतृत्व परिणाम स्वरूप उन्हें एक प्रतिष्ठित स्तर पर बढ़ा रहा था। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से इस बिंदु तक वाशिंगटन के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने उन्हें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए उच्च स्तर पर रखा। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन को उपाध्यक्ष जॉन एडम्स के साथ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को वोट दिया गया था। राष्ट्रपति के रूप में वाशिंगटन ने कैबिनेट की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की और पहला राष्ट्रीय बैंक बनाने जैसे कई उदाहरण स्थापित किए। राष्ट्रपति वाशिंगटन के रूप में दो पद विदेशी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए और बनाने रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत और भयानक केंद्र बनाते रहे। इसके आगे आपको लिखना है अपने राष्ट्रपति पद के बाद वाशिंगटन माउंट वर्नर के अपने घर से सेवानिवृत्त हुए। 1799 में अमेरिका के पिता जॉर्ज वाशिंगटन ने संक्रमण की मौत हो गई और 67 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जी आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए आगे लिखना है आपको हालांकि वाशिंगटन जीवन खत्म हो गया था, फिर भी उनकी स्थायी विरासत पर रहते थे और वाशिंगटन में सबसे महान और प्रभावशाली अमेरिकियों में से एक के रूप में देखा जाता है। जी आपको इस तरीके से लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है जॉर्ज वाशिंगटन के जो है आपको जीवन में उल्लेखनीय घटनाएं लिख लेनी है आपको नीचे देखिए। तो आपको आगे लिखना देखिए यहाँ पर पहला लिखना है फ्रेंच और भारतीय युद्ध उनका जो है उनकी जो है प्रमुख घटनाएं थी। दूसरा आपको संवैधानिक परंपरा, तीसरी आपकी जो है अमेरिकी क्रांति, चौथा पेरिस की संधि, पांचवा आपका 1719 का आपका चुनाव हो जाएगा, आपका छठवा आपका 1793 के चुनाव हो जाएंगे और आपका जो है सातवां आपका विस्की विद्रोह, आपका जो है विस्की विद्रोह भी उनका जो एक उनके जीवन की एक घटना थी। उसके बाद आपको अधिकार विधेयक का समर्थन लिख लेना है। इस तरीके से वीडियो को रोककर आपको पूरा आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया, पूरा आंसर कंप्लीट होता है। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण पूछे गए थे। जी आपको नेपोलियन जो है बोनापार्ट के पतन के कारण पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए इसका पूरा आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आपको कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है, लिखना इस तरीके से उत्थान के बाद पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। नेपोलियन बोनापार्ट भी इस नियम से अछूता नहीं रह सका। एक सामान्य सैनिक सेवा फ्रांस का सम्राट बन गया, परंतु वाटरलू के मैदान में उसे सम्राट पद तथा साम्राज्य दोनों से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, आगे आपको लिखना है और एक बंदी की हैसियत से उसे अपने जीवन के शेष दिनों बिताने पड़े। उसके पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। जी हाँ स्टूडेंट्स आपको लिखना है इस तरीके से। आगे लिखना है आपको देखिए नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। आगे आपको लिखना है नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। देखिए नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, वह समूचे यूरोप के अपने अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए उसे लगभग 40 युद्ध लड़ने पड़े थे और अधिकांश उसमें उसे सफलता मिली। जी हाँ, सफलता मिली उसे और इन सफलताओं में उसके सेनानायकों का भी विशेष योगदान रहा, परंतु सभी सफलताओं का सारा श्रेय वह लेने का प्रयास करता रहा, जिससे उसके कई विश्वस्त सेनानायक भी उसे रुष्ट रहने लगे। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए शारीरिक शक्ति का कमज़ोर। आपको अगला पॉइंट लिखना है शारीरिक शक्ति का शक्तियों का कमज़ोर पड़ना। देखिए आपको आगे लिखना है नेपोलियन ढलती उम्र के साथ अधिक मोटा और विलासप्रिय हो गया, जिसके कारण परिश्रम और काम करने में उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद वह प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीन रहने लग गया। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए
जो नेपोलियन दिन रात काम करने तथा अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रणा करने का अभ्यस्त रहता था, वह प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ घंटे भी नहीं दे पा रहा था। जी आपको उनके विवाह होने के बाद उनको जो है ये जो है उनके कारण थे। इसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है चारित्रिक दुर्बलताएं। जी हाँ, चारित्रिक दुर्बलताएं आपको इसमें लिखना। देखिए, नेपोलियन में बहुत सी चारित्रिक कमजोरियां थी। वह क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और जल्दी आवेश में आ जाता था। इसी कारण उसने विजित देशों के प्रति उदार व्यवहार नहीं किया और अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता गया। आगे आपको लिखना। देखिए, सम्राट बनने के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों की राय लेना भी बंद कर दिया। जी हाँ, सम्राट बनने के बाद उन्होंने जो है अपने योग्य सलाहकारों की राय लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा भाई भतीजावाद। जी हाँ, भाई भतीजावाद क्या होता है देख लेते हैं पूरा। इसका नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है। प्रारंभ में नेपोलियन ने सरकारी पदों को योग्य के व्यक्तियों के लिए खोल दिया था, परंतु सम्राट बनने के बाद भी वह भी भाई भतीजावाद के चक्कर में फंस गया। उसने अपने एक भाई को लुई को हॉलैंड का राजा बनाया, दूसरे को भाई जोरेम का वेस्टफेलिया का राजा बनाया, तो तीसरे भाई जोसेफ को स्पेन के सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी मां को उसने राजमाता की पदवी से विभूषित किया। उसने अपने सौतेले पुत्र यूजेन को इटली का वायसराय नियुक्त किया। अपनी बहन को जो है पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया। एलिस को लुक्का की राजकुमारी बनवा दिया और एक अन्य बहन कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मूरा के साथ करा दिया और मूरा को जो है नेफेल्स का राजा बना दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे लिखना है। इस प्रकार उसने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को उजागर कर दिया। आगे आपको लिखना है नेपोलियन के जो है अधिक नायक तथा जनप्रतिनिधित्व का अभाव। जी हाँ, आपको इस अगले पॉइंट में लिख लेना है। आगे देखिए, आपको पूरा इस तरीके से लिखना है। जो जो नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ होती गई, उसने निरंकुश कुशलता घर करती गई, जिसका अंतिम सोपान था अधिक नायकवाद। निरंकुशलता से जनता में भय और आतंक तो उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे आपको लिखना है। फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों तथा राज्यों का विघटन कर नए राज्यों का निर्माण किया। आगे आपको लिखना है। देखिए, फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसके आगे लिखना है। इसके स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गए। फ्रांस की जनता को यह बात खटकने लगी। वास्तव में उनकी शासन व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व का अभाव था। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है सैनिक दुर्बलता। जी हाँ, उनका एक कारण जो सैनिक दुर्बलता भी था। आगे आपको सैनिक दुर्बलता लिखना। देखिए, प्रारंभ में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था। वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लड़ रही थी, परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करनी शुरू कर दी तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया। आगे आपको लिखना है। अब उसमें एक और निरंकुश शासक भी की सेना में कोई अंतर नहीं रह गया। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन जिन सैनिकों के साथ लड़ रहा था उसकी औसत आयु 15 से 16 वर्ष की थी। जी हाँ, उसकी सैनिक निर्बलता ही अंत में उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आगे उसका जो है और एक कारण हमने आपके यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए, उसके जो है जी नौ शक्ति, अगला पॉइंट है आपका नौ शक्ति की दुर्बलता। तो देखिए, नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौशक्ति की दुर्बलता था। उसने स्थल युद्धों में यूरोप के सभी देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु वह इंग्लैंड को पराजित करने में असफल रहा। उसके बाद आपको लिखना है। इंग्लैंड ही उसका प्रमुख एवं प्रबल शत्रु था और वही नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले सभी देशों को सैनिक साज सामान में से मदद करता रहा। इंग्लैंड को अपनी श्रेष्ठ नौ शक्ति के कारण अपनी सुरक्षा का भय नहीं रहा था। आगे आपको लिखना है। देखिए, उसके जहाजी बड़े बेड़े को परास्त करना आसान काम नहीं था। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस की नौशक्ति की दुर्बलता के कारण ही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है इसका आंसर। इसके बाद जो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको जो है आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। अगला आंसर है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में। देख लेते हैं पूरा आंसर इसका। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है।
बिस्मार्क 19वीं शताब्दी का एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किया और जर्मनी के एकीकरण का महान कार्य संपादित किया। आगे लिखना है बिस्मार्क का प्रारंभिक जीवन आपको लिख लेना है। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को बेंडनवर्ग के जुंकर परिवार में हुआ था। उसका पिता बेंडनवर्ग का एक सामंत था तथा माता एक उच्चाधिकारी की पुत्री थी। उसकी शिक्षा मार्टिजन तथा बर्निल विश्वविद्यालय में हुई थी, परंतु उसे कोई प्रतिभा का परिचय नहीं दिया था। जी हाँ, आपको जो है उनकी शिक्षा जो है मार्टिन और बार्लिन जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हुई थी, परंतु उनमें कोई विशेष प्रतिभा का जो है परिचय नहीं दिया था। आगे देखिए, आपको देखिए लिख लेना है आगे बिस्मार्क की नीति तथा उद्देश्य। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको आगे लिखना है। आपको जो है यहाँ चित्र प्रोवाइड करवाया गया है, बट वो आपकी जो है बिस्मार्क की नीति तथा उद्देश्य आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए आगे लिखना है आपको इस तरीके से कुछ। बिस्मार्क की मान्यता थी कि सैनिक दृष्टि से प्रजा को शक्तिशाली बनाकर इस जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता है। अतः उसने अपने सम्राट विलियम प्रथम को सुझाव दिया कि वह सैनिक संगठन जारी रखे और संसद के विरोध की तकलीफ भी परवाह न करे। अतः वह स्वयं संसद की अवहेलना करके उच्च सदन में बजट पास करता रहा और सेना के सुधारों के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करता रहा। उसने अपनी नीति का प्रतिपादन करते हुए हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं अपितु लौह और रक्त की नीतियों के द्वारा सुलझ सकती है, इस तरीके से उन्होंने कहा। आगे देखिए उनके नीति और उद्देश्य देख लेते हैं। इस प्रकार बिस्मार्क निश्चित मत था कि सैनिक शक्ति के बल पर ही जर्मनी एकीकरण संभव था। अतः बिस्मार्क ने कुछ प्रसा में एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण कर दिया और अंत में लौह रक्त नीति का अनुसरण करते हुए उसने केवल 6 वर्षों में 1864 से 1870 ईस्वी तक के बीच में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो लिख लेना है। आगे देखिए, आपको आगे लिखना देखिए प्रो बी एन मेहता जो आपके विद्वान का कथन है, बिस्मार्क का उद्देश्य था प्रजा के द्वारा और उसकी हित के लिए जर्मन एकता का निर्माण। जी हाँ, जो है इनके विद्वान ने जो आपको जो इसके जो आपके इसके इस तरीके से बिस्मार्क का जो है वर्णन किया है। जिस प्रकार संयुक्त इटली में सर्डेनिया की पृथक अस्तित्व नहीं था, वह पूर्णतः इटली में विलीन हो गया था, उसी प्रकार प्रजा को जर्मनी में विलीन नहीं करना चाहता था। आगे लिखना है आपको काबूर तो पहले ही इटली का था और बाद में सार्डेनिया का था, परंतु बिस्मार्क पहले और अंत में तथा सदैव प्रशा का ही बना रहा। वह कहा करता था कि हम प्रशा के हैं और सदा प्रशा के ही रहेंगे। उसने अपनी सफलता के द्वारा विरोधियों को मुंह बंद कर सकने का पूरा विश्वास था। इसके आगे आपको लिखना है उसका कार्यक्रम भी उसके मस्तिष्क में स्पष्ट था। प्रशा की सैनिक शक्ति को अजय एवं अद्वितीय बनाकर उसकी सहायता में पेशा का विस्तार करना और ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित करना, जर्मन संघ के बाहर निकालकर समस्त जर्मन राज्य को प्रशा के नेतृत्व में इस नवीन रूप से संगठित करना तथा जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर बनाना तक आपको लिख लेना है, शक्ति बनाना तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर से आप श्योर हो गए। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए और आप बता दें आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो के जो कॉमेंट बॉक्स में जाकर आप पिन कॉमेंट बॉक्स में जो है लिंक पर क्लिक करके आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन कर सकते हैं और जो है आपको इसका PDF डाउनलोड करने से हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको हम सभी पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके और साथ ही हम आपको वहां पर हो सकता है कि आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।